हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल और अबाउट एनसीईआरटी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर 4 सेमिनेशन कंप्लीट कर लिया था, तो मैं आ गई हूँ आज इसकी एक्सरसाइज लेके। तो फटाफट देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुल पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो सबसे पहला आपका इसका आंसर क्या आएगा? हिटिंग द बॉल कमिंग टू अस। बॉल को जब आप हिट करते हो ना, जब आप बैट बॉल खेलते हो, तो उसमें भी आपने जो बॉल आती है उसको चौका मारते हो, या आप किसी को बॉल फेंक रहे हो तो बॉल का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। देन वी आर किकिंग द फुटबॉल। फुटबॉल अभी तक रेस्ट में है, लेकिन जब आपने उसे किक करा, जब आपने उसको किक करा तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच द अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप जब भी रबर बैंड लेते हो, आप उसे खींचते हो, तो खींचते समय क्या होता है? रबर बैंड का जो वो होता है, रबर बैंड खींचता है और उसकी शेप चेंज हो जाती है, राइट। वैसे ही रीशेपिंग क्ले टू मेक टॉयज़। तो रीशेपिंग क्ले टू मेक टॉयज़ में जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो क्ले होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज़ बनाते हैं। तो इसलिए आप क्ले में भी जब टॉयज़ बनाते हैं तो उसमें भी आपकी जो होती है शेप चेंज होती है, डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल वी हैव टू डैश द रोप। जब भी हम वॉल से, वेल जो होता है आपका कुआं, उससे वाटर को लाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? उसको पुल करते हैं। किसको? रोप को। उसके बाद नेक्स्ट है अ चेन चार्ज बॉडी एंड एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। तो जो आपने एक एक्टिविटी की थी जिसमें आप एक स्ट्रॉ लेते हो प्लास्टिक का, और उसमें आप क्या करते हो, उसको दो पीसेस में काटते हो और फिर एक स्ट्रॉ को तो आप हैंग कर देते हो टेबल में, और दूसरे स्ट्रॉ को आप एक शीट में अच्छी तरह रब करते हो, रबर शीट में। उसके बाद फिर क्या होता है, आप उसको उसके पास ले जाते हो तो वो एट्रैक्ट होने लग जाता है। तो वो जो आपका रब्ड वाला स्ट्रॉ है वो क्या है? चार्ज बॉडी है। तो जो अनचार्ज बॉडी है उसके बाद जब वो जाता है तो वो क्या हो जाता है? एट्रैक्ट होने लग जाता है। और इसके बाद में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले टॉपिक में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाके हमारा फोर्स इंप्रेशन वाला जो चैप्टर है उसका पार्ट 4 ज़रूर देख लेना डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। तो जब भी डियर स्टूडेंट्स हमें ये, जैसे आपकी ट्रॉली है, जब भी आप इसको मूव कराते हो तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग उसे पुश करते हो ना आगे की तरफ, तो ट्रॉली को आप पुश करोगे। नेक्स्ट है द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो हमेशा रिपेल करेगा, है ना, वो एक साथ चिपकेंगे नहीं, वो दूरी दूरी बनाते रहेंगे, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है एन आर्कर टेक्चर्स हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। तो जो एक आर्चर होता है वो क्या करता है? अपना बो, जो उनका वो होता है, क्या कहते हैं, सबसे पहले निशानेबाज जो होते हैं आपके, उनके पास क्या होता है? धनुष और बाण होते हैं। तो जो उनका धनुष होता है वो अपने कंधे में रखते हैं ना, और फिर जो उनका बो होता है, जो जिससे निशाने मारते हैं, उसको टारगेट साइड में वो आराम से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद शी देन रिलीज द एरो। फिर वो बाद में एरो को रिलीज करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद विच बिगेन्स टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट, जो टारगेट में जाने लगते हैं। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस इंफॉर्मेशन जो इन्होंने हमें दी है, इसमें हमें गैप्स भरने हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के। तो आप देखो डियर स्टूडेंट, to stretch a bow, the archer applies a force that causes a change in its। तो जब भी जो होता है डियर स्टूडेंट, आपका जो धनुष और बाण होते हैं, जब आर्चर जो है अपने धनुष से स्ट्रेच करते हैं ना, जो आपका वो होता है बो, तो उससे क्या होता है? आपकी फोर्स अप्लाई होती है। तो ये किस चीज़ में उसका चेंज करती है? तो आपका जब जो धनुष होता है वो बहुत खिंच जाता है, तो उसका जो होता है कहीं ना कहीं जो आपका शेप होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर टू स्ट्रेच अ बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अब वो खींच रहा है, मतलब उसका कांटेक्ट हो रहा है उसके साथ, उसमें उसकी मसल लग रही है, वो खींच रहा है, ताकत लग रही है उसकी, और कांटेक्ट भी हो रहा है। तो ये कौन सा है? कांटेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट्स, the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of dash force। तो ऐसी टाइप की फोर्स जो कि एरो के
स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है, उसका एग्जाम्पल है, कौन सी फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आपकी ताकत लग रही है ना जब आप उसको खींच रहे हो पूरा पॉइंटेड। अब देखो नेक्स्ट है आपका डी वाला, वाइल एरो मूव्स टुवर्ड्स द टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड ड्यू टू डैश ऑफ एयर। तो जो फोर्स उसमें जब वो जाता है, एक तो उसका ग्रेविटी होगा और दूसरा ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, उसकी वजह से जो आपका एरो होता है वो टारगेट की तरफ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In the following situation, identify the agent exerting the force of the and the object on which it acts. State the effects of the force in each case. Squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice. Next है taking out paste from the toothpaste tube. Next है the load suspended from the spring while its other end is on the hook fixed to the wall. An athlete making high jump to clear the bar at a certain height. सबसे पहला देखो, तो इसमें हमें बताना क्या है, इसमें हमें बताना है कि आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो वाला एजेंट के बारे में हमने इसमें बताना है। तो सबसे पहले एजेंट आपका क्या है, लेमन जूस में आप अपने फिंगर्स के बीच में दबा के जूस निकाल लो, तो इसका मतलब ये आपका एजेंट है फिंगर। ऑब्जेक्ट लेमन जूस है और इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट सिर्फ ये है कि जो आपका जूस है वो एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है उससे। ठीक है, नेक्स्ट है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट ट्यूब से जब आप पेस्ट लगाते हो तो उसे दबाते हो, है ना, तो इसमें भी आपका फिंगर्स का इस्तेमाल हो रहा है और इसका ऑब्जेक्ट आपका टूथपेस्ट ट्यूब है और इफेक्ट है कि टूथपेस्ट जो है आपका बाहर आ जा रहा है। ठीक है, फिर आपका अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन हुक फिक्स टू वॉल। तो इसमें जो आपका एजेंट क्या है, इसमें आपका लोड एजेंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्प्रिंग ऑब्जेक्ट है, और फिर इफेक्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग, इससे आपकी जो स्प्रिंग है वो थोड़ा एक्सपेंड हो जा रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है एन एथलीट मेकिंग हाई जंप टू क्लियर द बार एट द सर्टेन हाइट। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका एक एथलीट है और एजेंट आपका एथलीट है और ऑब्जेक्ट क्या है, एथलीट बॉडी। ठीक है, जिससे वो हाई जंप लगा रहा है, उसका इसका इफेक्ट क्या है, एथलीट जंप ओवर द बार, उस बार जो जितना उसको क्लियर करना था उसके ऊपर से एथलीट कूद गया, इसका इफेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. तो how does the force due to hammering affect the piece of iron? तो जो ब्लैक स्मिथ होते हैं डियर स्टूडेंट, आपको पता ही होगा उनके पास आयरन होता है, हॉट पीस ऑफ आयरन, ताकि वो कोई टूल बना सकें, राइट। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हार्मिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन? आपको तो पता ही होगा ना कि जब भी हम हैमर से उसको मारते हैं आयरन को तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप कह रहे हैं द फोर्स ड्यू टू द हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ पीस ऑफ आयरन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इन्फेक्टेड बैलून यानी कि फुला हुआ बैलून was pressed against the wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth। उसको एक सिंथेटिक क्लॉथ में रब करा था, उसके बाद उसको वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर दिया गया। ठीक है, it was found that the balloon strikes to the wall. The force might be responsible for the attraction of balloon एंड द वॉल। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि आपका जो बैलून है वो चार्ज्ड बॉडी है, उसको आपने रब करा हुआ है सिंथेटिक क्लॉथ में। वेयर अगर हम वॉल की बात करें, वॉल आपकी अनचार्ज बॉडी है, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में साफ पढ़ा था कि जो चार्ज फोर्स होती है वो अनचार्ज फोर्स के साथ अट्रैक्ट होती है ना। तो अब यहाँ पे देखो, the force which is responsible for the attraction between a ball and the wall is balloon and the wall is electrostatic force। ठीक है, when we rub the balloon by synthetic cloth it gets charged, when it is taken near the wall it gets attracted towards the uncharged ball because of electrostatic force which is the force exerted by the charged body on the uncharged body। Question number 8 देखो dear students, name the forces acting on the plastic bucket containing water held above the ground level in your hand। ठीक है,
डिस्कस वाई फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इसमें ऐसी क्या फोर्स होती है जिसकी वजह से भाई वाटर में कुछ चेंज नहीं आता। पहली आपकी जो चीज़ होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जब पानी का लेवल पानी को नीचे ही खींचती है। देन इफ वी टॉक अबाउट द मस्कुलर फोर्स, इट अप्लाइड बाय आवर हैंड टू लिफ्ट द बकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जो मस्कुलर फोर्स होती है वो हमसे ऊपर उठाते हैं बकेट को। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी में कोई भी एक्शन नहीं होता है क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, ऊपर से हम लोग खींच रहे हैं, नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, ऑल दो दीज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बकेट बट नो चेंज इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये सारी फोर्सेस बकेट में एक्ट तो कर रही है लेकिन उसके स्टेट ऑफ मोशन में, यानी कि उसका चेंज इन शेप, उसका चेंज इन स्पीड में कोई भी अंतर फाइंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसकी नेट फोर्स कितनी हुई, ज़ीरो ही, क्योंकि ऊपर से भी हम खींच रहे हैं, नीचे से ग्रेविटी खींच रही है, दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, बीच की फोर्स कितनी होगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट्स ऑन इट्स ऑर्बिट। नेम टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। तो इसमें कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, टू फोर्सेज जो इसमें अप्लाई हो रही है, पहली है फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10th विच इज व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर बाय विथ इट्स नॉजल kept in the water. When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in the water, the air in the dropper is seen to be escaped in the form of bubble. Once we realize that the pressure on the bulb, water gets filled with dropper. The rise of water in the dropper is due to प्रेशर ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ रबर बल्ब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, जो आपका वाटर ऊपर आया उस वो किसकी वजह से आया, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमारे सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं फोर्स एंड प्रेशर के ख़त्म होते हैं। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको इसमें मज़ा आया तो आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ कमेंट भी करना है। हमने रिसेंटली सर्वे किया था जिसमें हमें पता चला था कि आप में से 81% बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 14 या 12% बच्चों ने हमें सब्सक्राइब करा है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड विल डेफिनेटली learn more things from our channel. Thanks.